एवरेज पावर इन सीरीज आरएलसी सर्किट। एवरेज पावर इन सीरीज आरएलसी सर्किट का मतलब क्या है भाई? आपको पता है कि जो पावर होती है, जैसे मैं इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो उस इंस्टेंट पे सर्किट में वोल्टेज कितना सप्लाई किया जा रहा है और कितना करंट फ्लो हो रहा है, उनका मल्टीप्लीकेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं एसी सर्किट की बात करूं तो मान लो एसी सर्किट में जो वोल्टेज है किसी इंस्टेंट पे किसी टाइम टी के ऊपर वो है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये माइनस फाइव इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि करंट और वोल्टेज के बीच में फाइव का फेज डिफरेंस है, और यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका मतलब वोल्टेज का फेज ज्यादा है, करंट का फेज कम है। तो दोनों में से लीड कौन कर रहा होगा? वोल्टेज लीड कर रहा होगा। जिसका फेज ज्यादा होता है वो लीड करता है, जिसका फेज कम होता है वो लेग करता है। आप ये भी दिखा सकते थे ओमेगा टी प्लस फाइव लिख के कि करंट लीड कर रहा है बाई एंगल फाइव। तो फाइव कोई भी एक एंगल है जिससे करंट और वोल्टेज आगे पीछे है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है? क्या एज्यूम कर रखा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लेग कर रहा है। कितने एंगल से? फाइव एंगल से। अगर मुझे उल्टा दिखाना होता ना कि वोल्टेज लेग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है तो मैं यहाँ ओमेगा टी प्लस फाइव लिख देता। भाई जिसका फेज ज्यादा होता है वो लीड करता है, जिसका फेज कम होता है वो लेग करता है। तो एक सिंपल सी बात है। तो ये जो वोल्टेज और करंट है अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी? इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगी। एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होती है? वोल्टेज इंटू करंट। ये देखो, वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। हम लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखो अलग अलग इंस्टेंट पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इक्वेशन अपने पास आ रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू भी अलग अलग होगी और करंट की वैल्यूज भी अलग अलग होंगी, और उनका मल्टीप्लीकेशन भी अलग अलग आ रहा होगा अलग अलग टाइम पे भी। पावर की वैल्यू हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग है, तो एक फिक्स वैल्यू नहीं है कि हम बता पाएं कि भी एसी सर्किट के अंदर हमेशा इतनी पावर कंज्यूम होती है। ऐसा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे पावर की वैल्यू बदलेगी, जैसे टी बदलेगा वैसे ही पावर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अगर आपको किसी भी एसी सर्किट के लिए अगर पावर बतानी हो तो उसके लिए हम कौन सी पावर बताते हैं? एवरेज पावर बताते हैं। और वो कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं? एक कंप्लीट साइकिल के लिए। जैसे एसी का जो एक कंप्लीट साइकिल होता है आपको पता है उसमें कितना टाइम लगता है एसी को? टी, जिसको हम टाइम पीरियड टी बोलते हैं, है ना। एसी का एक कंप्लीट साइकिल ये होता है। देखो, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, फिर एक नेगेटिव, फिर वापस से ये चीज रिपीट होती है। तो एक कंप्लीट साइकिल में सर्किट में एवरेज कितनी पावर कंज्यूम हो रही है वो हम कैलकुलेट करके बताएंगे। उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? तो बिल्कुल आसान तरीका है। देखो, पावर का मतलब क्या होता है? वैसे पावर का मतलब होता है वर्क करने की रेट, है ना। तो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एसी सर्किट में सोर्स जब एनर्जी सप्लाई कर रहा है या सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए जो वर्क कर रहा है तो वो कितना वर्क पर सेकंड कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। तो एसी सर्किट में क्या होगा कि एसी वोल्टेज सोर्स सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए कुछ वर्क करेगा, तो वो कितना वर्क पर सेकंड कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर एसी का जब एक कंप्लीट साइकिल पूरा होगा तो सर्किट में टोटल कितना वर्क सोर्स को करना पड़ा, मतलब उतने टाइम में सोर्स को यानी वोल्टेज सोर्स को एनर्जी सप्लाई करने के लिए या सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ा वो हम कैलकुलेट कर लें। तो टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और फिर टी से उसको डिवाइड कर देंगे इस टाइम से, है ना। तो एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए हमको सिंपल ये तरीका काम में लेना है। एवरेज पावर बराबर होगी टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। भाई 0 से टी टाइम पीरियड में टोटल कितना वर्क सर्किट में सोर्स को करना पड़ा करंट फ्लो करने के लिए वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है मान लो W, और उस वर्क को हम डिवाइड कर देंगे टाइम से। कितने टाइम से? जितने टाइम में हमने वो वर्क कैलकुलेट किया है। तो वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होगा? एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा। देखो ये तो फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर का। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, लेकिन हमें तो एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमको टोटल वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको टोटल टाइम टी से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? एवरेज पावर मिलेगी। तो अब तरीका क्या है इसको कैलकुलेट करने का? पहले तो देखो ये लिखा है इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। इसको आप लिख दो
डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस पावर इनटू डी टी, सिंपल ऐसे लिख सकते हो। अब इंस्टेंटेनियस पावर तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, कैलकुलेट कर रखा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। देखो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर को हम लिख सकते हैं ई नॉट, और ये आई नॉट भी आगे लिख लो, ई नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आएगा। समझ में आया क्या, इनटू क्या आएगा dt, क्योंकि देखो ये तो मैंने इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू लिखी है, इनटू क्या करना पड़ेगा dt, ठीक है। dt टाइम इंटरवल में सोर्स को कितना वर्क करना पड़ा, वो है dw, जो कि इसके बराबर होगा। लेकिन हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाएंगे 0 से कैपिटल T, क्योंकि 0 से T टाइम पीरियड में टोटल कितना वर्क हो रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। dw का इंटीग्रेशन आ जाएगा w, ई नोट आई नोट कॉन्स्टेंट है, इनको अलग कर लो। इंटीग्रेशन में क्या चीज बचेगी, साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से ओपन करो, क्या आएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये फॉर्मूला होता है, इनटू क्या आएगा डी टी, ठीक है। इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, ई नोट आई नोट, ठीक है। अब देखो इसको जब मैं साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों टर्म से, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, और माइनस साइन ओमेगा टी को इससे भी मल्टीप्लाई करो तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू क्या आएगा साइन फाइव आएगा इंटू डी टी। ये चीज समझ में आई क्या। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, देखो ई नोट आई नोट ये तो अलग कर लिया, और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिखना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने क्या लिख दिया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा कोस 5 माइनस, फिर ये देखो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, अगर मैं इसको इस इक्वेशन को मतलब इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड भी करेंगे, इनटू क्या आएगा साइन 5 dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब ये पूरा अभी तक तो हम क्या कर रहे थे इसको सॉल्व करने में ही लग रहे थे, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो ई नोट आई नोट, ये देखो cos 5 और 2 ये तो कांस्टेंट है, इनको तो अलग लिख लेता हूँ, cos 5 और 2 क्या है कांस्टेंट, t 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना तो t आएगा, माइनस cos 2 ओमेगा t का क्या होगा साइन 2 ओमेगा t, और t का जो मल्टीपल है वो नीचे लिखा जाएगा 2 ओमेगा, है ना, और लिमिट क्या है 0 से t की लिमिट है। फिर आगे क्या लिखना है माइनस, फिर इसमें देखो साइन 5 और 2 कांस्टेंट है, इनको अलग कर लो, साइन 5 और 2, और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा कोस माइनस आगे लगा देता हूं तो ये प्लस बन जाएगा कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या कर दूं 2 ओमेगा, और लिमिट 0 से टी पुट करनी है, ये आ गया अपने पास में। आ रहा है क्या समझ में। अब इसको सॉल्व करना है, यही आपका आंसर होगा। देखो इधर मिटा देता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा के लिख रहा हूं इधर, ठीक है, आगे का यहाँ पे लिख रहा हूं, तो W इक्वल्स टू क्या आएगा तो ई नोट आई नोट कॉस 5 बाई 2 इंटू, अब देखो ये आप लिमिट पुट करोगे तो t में अपर लिमिट पुट करोगे तो कैपिटल T आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, तो t माइनस 0 क्या बनेगा t बनेगा, इसको तो t लिख दिया, माइनस फिर ये जो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा इसमें भी आपको लिमिट पुट करनी है, तो इसमें देखो कैसे लिमिट पुट करेंगे, 2 ओमेगा तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन 2 ओमेगा तो अलग कर लिया, अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट भी पुट करोगे तो साइन 0, ये तो आ गया ये वाली टर्म, तो इसमें आपने लिमिट पुट कर दी, फिर प्लस करके ये जो आगे वाली टर्म है ना साइन 5 बाई 2, अब इसमें भी लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट पुट करोगे, अच्छा 2 ओमेगा है उसको भी बाहर लिख लो तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4 ओमेगा। अब मैं देखो अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0, आया समझ में। और अब इसमें देखो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो ये क्या बनता है क्यों cos 5 बाई 2, ये अंदर t बचा। अब एक चीज बताओ,
ये जो ओमेगा होता है, ये ओमेगा क्या चीज होती है, 2 पाई/t के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ओमेगा इंटू टी किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो साइन 2 ओमेगा टी बन रहा है, ओमेगा टी को 2 पाई लिखोगे तो ये साइन 4 पाई बनेगा। साइन फंक्शन की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 4 पाई 3 पाई सब पे 0 होती है, तो ये आंसर 0 आएगा और ये भी 0 होगा। तो 0 माइनस 0 0 और 0 को इंटू समथिंग 0 ही बनेगा, तो ये तो हो गया 0। फिर यहाँ पे वापस देखो ओमेगा टी क्या लिखोगे, 2 पाई इंटू 2 क्या बनेगा 4 पाई। कोस 4 पाई कितना होता है, कोस 4 पाई बताओ 1। कोस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हो गया, 0 0 इंटू समथिंग 0। तो आंसर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ टी बचेगा, बाकी सब यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं, है ना। तो टोटल वर्क अपने पास इतना आ गया। और लास्ट में एवरेज पावर के लिए हमको क्या करना है, एवरेज पावर के लिए हमको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल वर्क को डिवाइड करना है टाइम से। तो पी एवरेज कितना लिखेंगे, टोटल वर्क को टी से डिवाइड करो। देखो टी से डिवाइड करोगे तो ये कैपिटल टी हट जाएगा, है ना। वर्क को टी से डिवाइड करोगे, वर्क को टी से डिवाइड करना है तो ये टी हट जाएगा। आंसर क्या आएगा, ई नॉट आई नॉट कॉस 5/2 आएगा। और इसको भी थोड़ा और अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे, आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट की टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, देखो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, तो ई नॉट अपॉन √2 और आई नॉट अपॉन √2 ये बन जाएंगे ई आर एम एस और आई आर एम एस। तो क्या लिख सकते हो उसको, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। तो ये आ गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में जो एवरेज पावर कंज्यूम होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एवरेज पावर सीरीज आरएलसी सर्किट में कंज्यूम होती है वो ई आर एम एस और आई आर एम एस के अलावा कॉस 5 के ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच के फेज डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। और फेज डिफरेंस 5 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तब जाके आपको एवरेज पावर मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये जो cos 5 वाली टर्म है ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट में तो ये जो cos 5 वाली टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर। तो ये जो cos 5 है ये है पावर फैक्टर, क्योंकि जब हम सीरीज आरएलसी सर्किट में एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट में एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एवरेज पावर की वैल्यू cos 5 के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, पावर फैक्टर। ठीक है, याद रखना है इसका नाम क्या है, पावर फैक्टर। ये जो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस है, सिर्फ इतना ही अगर आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हो तो इसको हम बोलते हैं ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस को वर्चुअल पावर या फिर आर एम एस पावर। आर एम एस पावर क्या होती है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या वर्चुअल पावर भी इसको बोल सकते हो। लेकिन अगर पूछे एवरेज पावर कितनी कंज्यूम हो रही है सीरीज आर एल सी सर्किट में, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कोस 5। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कोस 5 होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो एवरेज पावर तो ये है, और ये जो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इसको हम वर्चुअल पावर या आर एम एस पावर भी बोल सकते हैं।